गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए एक स्पेशल केस और इसके जो अलग अलग मेथड्स हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा केस है इसमें स्पेशल केस जो होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में, तो ये होता है जब हर डिमांड कर्व पे हर पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी जो डिमांड होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो 1 के बराबर होती है। ठीक है, 1 के बराबर होती है। तो ये कौन सी केस में होता है? ये होता है हमारा जब हमारा डिमांड कर्व जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। डिमांड कर्व जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ठीक है, अब इसमें इस डिमांड कर्व केस में क्या होता है, जो भी हम रेक्टेंगल बनाएंगे, जैसे पहला रेक्टेंगल है हमारा ओ पी टी बी। ठीक है, ये वाला रेक्टेंगल हो गया, इसका एरिया निकालेंगे। दूसरा रेक्टेंगल हो गया ओ पी वन जे और ई, इसका एरिया निकालेंगे। तो ये क्या होगा, इनका एरिया जो है हर बार बराबर आएगा। जितने भी रेक्टेंगल्स बनाएंगे हम इसी तरीके से, उन सबका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये होता है हमारा रेक्टेंगल और हाइपरबोला का केस, जिसमें एक ऐसा डिमांड कर्व जिसमें हर एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो 1 के बराबर होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं आज वो है हमारे मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारे 3 तरह के मेजरमेंट होते हैं। पहला यूनिट इलास्टिक, दूसरा ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक और तीसरा लेस देन यूनिट इलास्टिक। अब इन तीनों को जो मेजरमेंट होते हैं उनको नापने के लिए या मेजर करने के लिए 3 मेथड में डिस्क्राइब किए हुए हैं। पहला मेथड होता है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा जो है हमारा प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड, और थर्ड मेथड को हम पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड भी कह सकते हैं, ग्राफिक मेथड भी कह सकते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, आज जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज इसको एक्सप्लेन करते हैं जरा पहले। तो हम यहाँ देखेंगे हमारा ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक कब होगा या यूनिट इलास्टिक कब होता है, जब हमारा जो खर्चा है पहला मेथड देख रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी यूनिटरी कब होगी, यूनिटरी ग्रेटर देन यूनिटरी और लेस देन यूनिटरी कब कब होगी। यहाँ देखने वाले हम कि अब हमारी यूनिट इलास्टिक कब होगी, ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक कब होगी और लेस देन यूनिट इलास्टिक कब होगी। तो प्राइस की चेंज की हम यहाँ देखेंगे, प्राइस में चेंज करने की वजह से हमारे एक्सपेंडिचर पे क्या चेंज आता है। ठीक है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि हमारी इलास्टिसिटी हो किस तरह की हो। अगर हमारा प्राइस यूनिटरी केस में अगर हम प्राइस को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज किया जाए या प्राइस को डिक्रीज किया जाए, ये दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, प्राइस इंक्रीज किया जा रहा है और डिक्रीज किया जा रहा है। प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज का टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से कोई चेंज नहीं है, यानी प्राइस बढ़ गया हमारा या प्राइस घट गया, लेकिन उससे होने वाला जो टोटल एक्सपेंडिचर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, पहले भी अगर 100 रुपये खर्च कर रहे थे और आज भी हम 100 रुपये खर्च कर रहे हैं, चाहे हमारा प्राइस पहले 20 था अब बढ़कर के 25 हो गया, या पहले 25 था अब 20 हो गया, और
और यूनिट्स जो हमारा चेंज हो जाए वैसे से उससे वो करनी पड़ेगा। लेकिन अगर टोटल एक्सपेंडिचर जो है हमारा वो सेम रहे प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होने की वजह से, तो उस केस में हमारा जो डिमांड होगा, इलास्टिसिटी का डिमांड होगा, वो कैसी होगी, यूनिटरी इलास्टिसिटी। इसके लिए हम इस टेबल को देखते हैं। कंडीशन लेंगे पहले ए सिचुएशन। यहाँ पे क्या सिचुएशन है हमारी, कंडीशन प्राइस, जो कमोडिटी है उसका प्राइस क्या रहेगा, उसकी क्वांटिटी क्या है, और टी का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर कितना उसने टोटल खर्चा किया है। ठीक है, तो हम पहले केस देख रहे हैं कौन सा, यूनिटरी इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम प्राइस जो है हमारा पहले 2 रुपये, फिर 4 रुपये और फिर हो गए 1 रुपये। ठीक है, मान लेते हैं 2 रुपये में जो है ये 4 यूनिट खरीद रहे हैं, 4 पे 1 खरीद रहे हैं और 1 पे खरीद रहे हैं 10 यूनिट। मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में 8 इसका हो गया, 4 में 8 इसका हो गया और 1 में 8 इसका हो गया। हमारी कीमत क्या थी पहले, 2 रुपये, क्वांटिटी खरीदे थे 4, तो टोटल एक्सपेंडिचर था 8। प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी कम हो गई, लॉ डिमांड एप्लीकेबल हो गया। लेकिन इससे जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है, वही 8 रुपये, उसका कोई चेंज नहीं है। प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी बढ़ गई, लॉ डिमांड फिर एप्लीकेबल हो गया, प्राइस और डिमांड जो है क्वांटिटी की, अगर कमोडिटी की डिमांड इन्वर्सली रिलेटेड होती है दूसरे से। प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ी, लेकिन हमारा टोटल एक्सपेंडिचर पे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस केस में हमारी डिमांड कैसी होगी, यूनिटरी इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये पहला केस, प्राइस बढ़ गया हमारा, प्राइस घट गया, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो कौन सा केस होगा हमारा, उसमें कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, यूनिटरी। दूसरे केस पे आते हैं, अब यहां देखो ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी में क्या होता है, प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज करेगा, और प्राइस कम होने की वजह से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा अगर हमारा प्राइस कम होगा, टोटल एक्सपेंडिचर घटेगा अगर हमारा प्राइस बढ़ेगा। अब इसके एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं, सिचुएशन बी। प्राइस था पहले हमारा रुपीज का, क्वांटिटी जो 4 यूनिट खरीद रहे थे, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो हो गया 8 रुपये का। प्राइस बढ़ गया हमारा 4 रुपये हो गया, क्वांटिटी घट गई, क्वांटिटी घट गई, एक्सपेंडिचर भी घट गया। ठीक है, प्राइस घट गया, प्राइस घट गया, क्वांटिटी बढ़ गई, तो एक्सपेंडिचर भी हमारा बढ़ गया। तो यहाँ पे प्राइस बढ़ाने की वजह से एक्सपेंडिचर कम हुआ, प्राइस घटाने की वजह से एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ गया। तो इस केस में कौन सी इलास्टिसिटी होगी हमारी, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी। इसके बाद आगे तीसरे केस में। तीसरे केस में क्या होता है, अगर लेस देन यूनिटरी केस में प्राइस बढ़ाने से टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज करेगा, और प्राइस घटाएंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसलिए सिचुएशन देखते हैं। पहला प्राइस था हमारा 2 रुपये, क्वांटिटी 3 खरीद रहे थे, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 6 रुपये का। प्राइस बढ़ गया 2 से 4 रुपये, 4, क्वांटिटी हमारी 3 से 2 हो गई, एक्सपेंडिचर क्या हो गया, 4 दूनी 8, 6 से 8 रुपये हो गया, बढ़ गया।
प्राइस बढ़ गया हमारा तो एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया, बढ़ गया। फिर प्राइस देखेंगे 4 से 1 रुपये हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ गई लेकिन एक्सपेंडिचर हमारा कम हो गया। तो ये केस जो होता है ये एप्लीकेबल होता है हमारा लेस देन लिमिटेड इलास्टिसिटी केस। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड और जो लास्ट रह जाता है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।